सो আজি আমার मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास नंबर 6 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास नंबर 6 क्लास नंबर 5 तक আমি কি কি ডিসকাস কৰিলো লাস্ট ক্লাসৰ আমাৰ যেতিয়া যোৱাকালি যেটো ক্লাস হ'ল ক্লাস নম্বৰ 5 তাতে আমাৰ এন্ডিং এনেকে হৈছিল যে ব্ৰিটিছ মুঘলৰ জগাখিনি মানে মুঘলৰ ৰিজনখিনি লৈছিল বাৰু আফটাৰ বেটল অফ বক্সাৰ 1764 মাইসুৰৰ পৰা লৈছিল 1799 হয়নে ফোর্থ এংলো মাইসুৰ ওয়াৰ আৰু মাৰাঠাৰ পৰা কোন ইয়াৰত লৈছিল 1819 है कि नहीं 1819 में थर्ड एंग्लो माराठा वॉर। तो हम लोग कल लास्ट में हम लोग एंग्लो माराठा वॉर डिस्कस किए थे और एक लास्ट में डिस्कस किए थे एंग्लो नेपाल वॉर, है कि नहीं। एंग्लो नेपाल वॉर भी डिस्कस हुआ था कल और उसके बाद ये गोरखा रेजिमेंट का शुरू हुआ ये सब। तो आज हम लोग 1819 तक 1498 से कहानी शुरू हुआ था 1819 लेके हमार लास्ट क्लास लेके আহিছে বাৰু আজি আমাৰ कहानी आमी इतना লৈ যাম বাৰু 1820 পৰা। सो 1820 ऑनवर्ड्स जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग मेरे से सुनेंगे मेरा डेटा इम्पॉर्टेंट डेटा इधर मैं मेंशन करता हुआ जाऊँगा और यार लगे लगे आपलोगे निजर भाषात बस्तुखिनि नोट डाउन करिब गोटेइखिनि बस्तु इयाते मेंशन करा सम्भव নহয়। सो जिमानखिनि मैं मेंशन इम्पॉर्टेंट कथाखिनि मेंशन करिम बाकीखिनि आपलोगे नोट डाउन करिब। सो 1819 এইবিলাক হোৱাৰ পিছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নেক্সট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আহিল আপোনাৰ লৰ্ড হেষ্টিংছ। आफ्टर 1819 पिछोत माने 1820 कहानी अभी शुरू हो रहा है आपका 1820 से। 1820 इंडिया गवर्नर जनरल कौन आसिल गवर्नर जनरल कौन आसिल लॉर्ड हेस्टिंग्स। अभी आपलोगे प्लीज याते कन्फ्यूजन बा कन्फ्यूज নহব आपलोगे ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 যদি মনত নাই এবাৰ দুটা তিনিটা পেজ অলপ আগত গৈ চাব তাতে আছিল ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 তাতে ওয়ারেন হেষ্টিংস এটা আছিল ওয়ারেন হেষ্টিংস তাতে আপোনাৰ আছিল ওয়ারেন হেষ্টিংস। ওয়ারেন হেষ্টিংস আপোনাৰ কি আছিল ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল হয় না নাই ফার্স্ট गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स 1773 एक बार नोट में देख लीजिए। सो ये हेस्टिंग और वो हेस्टिंग दोनों अलग अलग है। ये वारेन हेस्टिंग्स का कहानी ऑलरेडी खत्म आप लोग को याद होगा बनारस के महाराजा थे महाराजा चैत सिंह उनसे घूस लेते हुए पकड़ा गया था बाद में उनको फिर से इंग्लैंड भेजा गया था उनके बाद 13 साल उनके ऊपर कोर्ट केस चला वो था वारेन हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। इतना आহি গ'ল বাৰু लॉर्ड हेस्टिंग দুজন কমপ্লিটলি বেলেগ বেলেগ পার্সন বেলেগ বেলেগ মানুহ। सो तेखते बारू 1820 तेखते आसिल बारू इंडियार गवर्नर जनरल क्लियर। एतिया बाकी बाकी गवर्नर जनरलर निचिना जेनेके बारू कोनेबा पार्मानेंट सेटलमेंट सिस्टेम इंट्रोड्यूस करिছিলে कोने इंट्रोड्यूस करिছিলে पार्मानेंट सेटलमेंट सिस्टेम कोने इंट्रोड्यूस करिছিল 1793 कौन इंट्रोड्यूस किया था कल ही तो पढ़े थे लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करिছিল पार्मानेंट सेटलमेंट सिस्टेम যেটো এটা टैक्सेशन सिस्टेम আছিল टैक्स লোৱাৰ এটা পদ্ধতি আৰু আমাৰ ইন্ডিয়ানৰ পৰা কেনেকৈ टैक्स লোৱা হ'ব এটোৰ পদ্ধতি হ'ল PSS মানে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম আছিল। এতিয়া 1820 যেতিয়া আহিল লর্ড হেষ্টিংছ যেতিয়া ইন্ডিয়াত আহিল তেখেতে বাৰু এটা বেলেগ এটা टैक्सेशन सिस्टेम इंट्रोड्यूस কৰিলে। এই কি इंट्रोड्यूस কৰিলে इंट्रोड्यूस्ड a new taxation system এটা নতুন टैक्सेशन टैक्स লোৱাৰ এটা পদ্ধতি নতুনকৈ স্টার্ট কৰিলে যেটো নাম আছিল বাৰু কি এই নতুন टैक्सेशन सिस्टेমৰ নাম কি আছিল रायोटारी सिस्टेम। निश्चय कि नाम अपना आगते शुनिसे बार रायोटारी सिस्टेम
1820 লৰ্ড হেষ্টিংছ নতুন এটা টেক্সেশ্যন ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে, যি টেক্সেশ্যন ছিষ্টেমৰ নাম আছিল ৰায়তাৰী ছিষ্টেম। ক্লিয়াৰ? এতিয়া অবভিয়াছলি এই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল বাৰু লৰ্ড হেষ্টিংছ, বাট এই টেক্সেশ্যন ছিষ্টেম মেইনলি এইটো প্লেনিং, বস্তুখিনি কেনেকৈ এক্সিকিউট কৰিব, এইটো কমপ্লিট প্লেনিং কোনে বনাইছিল? লৰ্ড হেষ্টিংছে বনোৱা নাই। কিন্তু লৰ্ড হেষ্টিংছ বাৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল, তেখেতে বাৰু মেইন হেড লৰ্ড হেষ্টিংছ আছিল, বাট লৰ্ড হেষ্টিংছৰ আণ্ডাৰত আৰু এজন অফিচিয়েল আছিল, তেখেতৰ নাম আছিল লৰ্ড মুনৰো। এই যে লৰ্ড মুনৰো আছিল, এই লৰ্ড মুনৰো इंट्रोड्यूस কৰিছিল रायतारी सिस्टम। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 1819 तक कल का कहानी खत्म हुआ। बसंत हीरो के एक बार सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कल का कहानी हम लोग का खत्म हुआ 1819 तक कल का कहानी खत्म हुआ है ना। थर्ड एंग्लो माराठा वॉर, माराठा कम्प्लीटली कैप्चार्ड। यार पिছত 1820 पर आजिर कहानी स्टार्ट। सो 1820 की हल, 1820 जेतिया हल, এই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড হেষ্টিংছ। এতিয়া এই লৰ্ড হেষ্টিংছ আৰু ৱাৰেন হেষ্টিংছ সেম মানুহ নহয়। আপোনালোকে 1773 ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 তাতে ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ মেনশ্যন পাইছে, যি বাৰু ইণ্ডিয়াৰ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल असिल वारेन हेस्टिंग्स। वो कम्प्लीटली वो अलग आदमी है और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग आदमी है, ये बहुत बाद में आया है। तब तक तो ये ऑलरेडी ब्रिटेन चला गया था, है कि नहीं। अभी ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जब इंडिया में आया 1820 में, उसके बाद एक नया टैक्स लेने का सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले जैसे आप लोग को देखे होंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, आगे चल के देखेंगे महलवारी सिस्टम आएगा। ये तो बेलेग टैक्स लोअर सिस्टम। सिमिलारली এটা নতুন ট্যাক্স লোৱাৰ সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হল রায়তারি সিস্টেম। ক্লিয়ার? এতিয়া এই রায়তারি সিস্টেম কোনে ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল? এই লৰ্ড হেষ্টিংছৰ আণ্ডাৰত এজন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল আছিল। কি আছিল? ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল, মানে বেসিক্যালি ব্ৰিটিছৰ অফিচত কাম কৰা এজন মানুহ, ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল এজন আছিল, ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল। এই ব্রিটিশ অফিসিয়ালৰ কি নাম আছিল? लॉर्ड मुनरो। और ये लॉर्ड मुनरो इंट्रोड्यूस करिसिल रायतारी सिस्टम। बात समझे कि नहीं समझे? अभी आप लोग मुझे बताइए, मुनरो नाम पहले भी कभी आप लोग सुने होंगे, कहा? हाँ, कहाँ पे? नहीं सुना? अरे सुने थे? कहीं नहीं सुने? मुनरो सुने थे? लॉर्ड मुनरो नहीं था, वो दूसरा मुनरो था। हाँ, ऐसा ही कुछ था, हेनरी मुनरो नहीं, हेक्टर मुनरो বুলি এজন আছিল। তাৰ কি ৰোল কি আছিল? বেটেল অফ বক্সাৰ যেতিয়া হৈছিল, বেটেল অফ বক্সাৰ 1764 কাৰ লগত হৈছিল? এইফালে আছিল শাহ আলম দ্য সেকেণ্ড, সুজাউদ্দৌলা আৰু আছিল মীৰ কাছিম। এই তিনিজনৰ লগত ব্ৰিটিছৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যে আছিল, তেখেতৰ নাম আছিল জেনেৰেল হেক্টৰ মুনৰো। মই লগতে আৰু এটা ষ্টৰি কৈছিলোঁ যে এই সময়ত বহুতে বাৰু ভাবে যে এই সময়তে বাৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভে আছিল, বিকজ বেটেল অফ পলাচীৰ সময়ত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত আফটাৰ বেটেল অফ পলাচী, মানে 1765ৰ পৰা 1767 লৈকে আকৌ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আছিল গভৰ্ণৰ অফ বেংগল। বাট এই পাৰ্টিকুলাৰ 1764ৰ সময়ত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ইণ্ডিয়াত নাছিল, তেখেতে আছিল ব্ৰিটেইনত। এই যে বেটেল অফ বক্সাৰ যুদ্ধ হৈছিল, তাতে ব্ৰিটেইনৰ পৰা, মানে ইংলিছ ছাইডৰ পৰা আছিল আপোনাৰ हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मुनरो अलग अलग आदमी है। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग अलग आदमी है। समझे कि नहीं? बढ़िया। अभी এই যে নতুন যে রায়তারি সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হল, এই ইন্ট্রোডিউস করা এইটো তাতে কি প্রভিজন কি আছিল? তাতে প্রভিজন আছিল দুটা ধৰণৰ ট্যাক্স দিব লাগিব। ইণ্ডিয়ান যিসকল ফাৰ্মাৰ আছিল, কৃষি ফাৰ্মাৰ, ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰৰ বাবে দুটা ধৰণৰ टैक्स इंट्रोड्यूस करा हल। एटा हल 50% टैक्स, मतलब जितना कमाएगा उसका 50% देना पड़ेगा ब्रिटिश को। और एक आपका था 60%, जितना कमाएगा
उसका 60% देना पड़ेगा। ये 50% कब देना पड़ेगा और 60% कब देना पड़ेगा? 50% टैक्स फार्मर, इंडियन फार्मर 50% टैक्स केতিয়া দিব और 60% टैक्स केতিয়া দিব? যদি ড্রাই ল্যান্ড হয়, ড্রাই ল্যান্ড মানে বৰষুণ হোৱা নাই, বৰষুণ হোৱাই নাই, অৱস্থা বেয়া, এই সময়তে বাৰু 50% ট্যাক্স। আৰু যদি বৰষুণ হৈছে, ঠিক ঠাক বৰষুণ হৈছে, ভালকে বস্তুখিনি ফাৰ্মিং হৈছে, তেতিয়া মানে ওয়েটল্যান্ড যদি বৰষুণ হৈছে আৰু তেতিয়া 60% टैक्स। आप खुद सोचिए हम लोग के टाइम हम लोग देख पा रहे हैं कि निर्मला सीतारमन 28% पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स ले रहा था, 28%, और इसके चलते कितना कुछ क्रिटिसाइज हुआ, जो कि होना चाहिए। 28% टैक्स, ये आज के दिन में बहुत कम देश होगा जो इतना ज़्यादा टैक्स लेता होगा। इंडिया इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट गिविंग टैक्स कंट्री। इतना टैक्स कोई भी देश को देना नहीं पड़ता है। सो 28% टैक्स लोৱাৰ পিছত ইমান ক্ৰিটিসাইজ কৰা হ'ল, ইয়াৰ পিছত ৰিসেন্টলি জিএসটি কমাই পিনে বস্তুখিনি কমা হ'ল। এই সময়ত এতিয়া বাৰু অকল নৰ্মাল ফাৰ্মাৰ আৰু দুখীয়া ফাৰ্মাৰ পইচা পাতি নাই, তেখেতৰ পৰা 60% टैक्स लोৱা আছিল। जब बारिश होगा, जब बारिश नहीं होगा, उनको खुद को खाने का किल्लत है, तब लिया जाए 50% टैक्स। वो लोग क्या खाएगा, क्या देगा? तो बेसिकली वो लोग राज कर रहे थे इंडिया में, लेकिन साथ ही साथ इंडिया का जो गरीब फार्मर थे उन लोग का खून चूस रहे थे ये लोग। ठीक है, ओके। सो এতিয়া কথাটো হল, এই যে ৰায়তাৰী সিস্টেম ইণ্ডিয়াৰ কোন কোন জায়গাত ইন্ট্রোডিউস করা হল, যেনেকৈ আপুনি পাইছে নহয় যে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম বেংগল, উড়িষ্যা, বিহার আৰু লগতে আছিল বাৰাণসী, এই চাৰিটা জায়গাত ইন্ট্রোডিউস করা হৈছিল, বেলেগ ঠাইত ইন্ট্রোডিউস করা হোৱা নাই। সিমিলারলি এই रायतारी सिस्टम कौन कौन पार्टिकुलर ठाईत इंट्रोड्यूस करा হৈছিল, लिखिब माद्रास। कौन कौन ठाईत इंट्रोड्यूस करा হৈছিল? माद्रास, बॉम्बे, असम। माद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग। कुर्गर नाम निश्चय শুনিছে আপোনালোকে, हिल स्टेशन है বাৰু, साउथ है हिल स्टेशन, बहुत फेमस हिल स्टेशन कुर्ग, ऊटी, जाने से बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो ये 4 जगह पे এই 4টা ঠাইত আপোনাৰ এই পার্টিকুলার রায়তারি সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হৈছিল। ক্লিয়ার? যদি আপোনাৰ কোশ্চেন আহে যে রায়তারি সিস্টেম কোনে ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল আৰু অপশনত যদি আপনি লর্ড মুনরো নাম মেনশন পায়, আপনি এই অপশনত টিক কৰিব। হ'বই পাৰে যে আপোনাৰ 4টা অপশনৰ ভিতৰত লর্ড মুনরো নাই, তেতিয়া আপনি टिक কৰিব लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक्चुअली में इम्पोज किया था ये, लेकिन ये इसके अंडर काम कर रहा था। बात समझे? जैसे मान लीजिए अभी का है, अलग अलग ईएम आया है बीपीएफ का, अभी अलग अलग ईएम अपना अपना काम देखेगा, तो कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अपना काम देखेगा। लेकिन आज से 10 साल बाद अगर बोला जाए ये जो इतना अच्छा पॉलिसी आया था, किसके टाइम में आया था? हगरामा महिलारी के टाइम आया था। सिंपली वही बात है आपका। ठीक है, ओके। सो इतने अलग बस्तुखिनि चाब, लिखा হৈছে बस्तुखिनि, लिख लिए पूरापूरी, आगे बढ़ते हैं। अभी যদি अलग बस्तुखिनि बुझार ट्राई करे जे मान लीजिए, हाँ पहले कल ही बोले थे क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करना है रे बाबा। ठीक है, देखिए। सो এই পার্টিকুলার ফিগার ড্র করার কারণ কি? ড্র করার কারণ হল যে যদি আপনি ভালকে চায়, মোটামুটি নর্থ ইন্ডিয়া আর সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া আর এই যে নর্থ আর সেন্ট্রাল, মানে इंडिया बेसिक जो कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये सब जगह पे किसका रूल हुआ करता था? मुगल के नीचे किसका रूल हुआ करता था? माराठा तलत कोन आसिल? माइसोर, है कि नहीं?
तो मुगल ऑलरेडी कैप्चर्ड, मुगल ऑलरेडी कैप्चर्ड इन द ईयर 1764, 1764 बैटल ऑफ बॉक्सर, बैटल ऑफ बॉक्सर। मराठा कैप्चर हुआ कौन सा साल में? 1819, 1819 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का और एक नाम क्या था? पिंडरी वॉर, पिंडरी वॉर। मैसूर, मैसूर कब कैप्चर हुआ था आपका? 1799, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो देश का तब ऐसा हालत था कि ये सब जगह ऑलरेडी ब्रिटिश के अंडर आ चुका था। अभी कैप्चर करने के लिए जाए तो कहां जाए? उनके पास ऑप्शन था दो। पहला था ये वाला जगह, ये वाला जगह जो कि आपका सिख के अंडर आता था, सिख प्रोविंस, सिख प्रोविंस आता था। তাতে অলরেডি আপনাদের সাইছে ট্রিটি অফ অমৃতসর সাইন হয়েছিল रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा दी दिले हो गल। तो सिख में बाद में फिर से लड़ाई होगा, लेकिन माहौल थोड़ा ठंडा था। और जगह था आपका ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ये जगह अभी कैप्चर करना बाकी था। अभी ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमें जितना ऑब्वियसली नवरुण सर आप लोग का एक क्लास में शायद आप लोग का ये खत्म हो जाएगा, असम हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर से इसको नया तरीके से शुरू किया जाएगा। असम का पोर्शन जब होगा मैं भी करूंगा, नवरुण सर भी करेंगे। सो उसमें हम लोग असम हिस्ट्री डिटेल्स में पढ़ेंगे, कौन सा राजा आया था, क्या किए थे क्या नहीं। अभी के लिए इतना सिर्फ जान के रखिए। যেতিয়া বাৰু এই গোটেইখিনি সিচুৱেশ্যন মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আছিল, এই যে 1764, 1819, 1799 এই যে বাৰু কেপচাৰ হৈ আছিল বাৰু, এই সময়তে আমাৰ অসমত এই গোটেইখিনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন, আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন কণ্ট্ৰল আছিল अंडर बर्मा, बर्मीस रजार अंडर असिल, जिसको हम लोग आज के दिन में क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। तो ये सब जगह नॉर्थ ईस्ट पूरा पूरी बर्मा के अंडर था। तो ब्रिटिश देखा तो ये सब तो हो गया, इसके साथ कोहिनूर का लेन देन हो गया था। अभी ये जगह थोड़ा जाया जाए, ये जगह को थोड़ा कवर किया जाए। सो एटो का नेक्स्ट टारगेट हुआ आपका, नेक्स्ट टारगेट हुआ आपका बर्मा। सो लिखिए 1824, 1824 टू 26, 1824 পৰা 1826, 1824 পৰা 1826, 1824 পৰা 1826 फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। क्लियर? 1824 পৰা 1826 লৈকে ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ। আৰু এই এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ, এই যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত বেসিক্যালি তিনিটা ৰিজন, তিনিটা ঠাই ব্ৰিটিছে পুৰাপুৰি নিজৰ আণ্ডাৰত কেপচাৰ কৰিলে। কি কি আছিল? আসাম, আৰাকান, আৰাকান আৰু মণিপুৰ। আসাম, আৰাকান, মণিপুৰ। এই আসাম, মণিপুৰ, আৰাকান এই গোটেইকেইটা ৰিজন তেতিয়া বাৰ্মিজ ৰজাৰ আণ্ডাৰত আছিল। আৰু এই তিনিটা ৰিজন কেপচাৰ কৰা হ'ল, মানে বেসিক্যালি ক'ব পাৰে এই গোটেইখিনি জাগাৰ ভিতৰত আপাৰ পোৰ্শন, এইটো যদি মই আপাৰ পোৰ্শন বুলি কওঁ তো বাৰ্মাৰ আপাৰ পোৰ্শনখিনি মোটামুটি কেপচাৰ হৈ গ'ল। क्लियर? लोअर पोर्शन कैप्चर नहीं हुआ था। बात को समझे? ओके। यार पिছত एक এটা कैप्चर हो लिखिब पारे कैप्चर्ड, एक এটা अपना कैप्चर हो गल, कैप्चर्ड। আৰু আপুনি চাই আছে বাৰু বেলেগ বেলেগ ঠাই যুদ্ধ হয়, ইয়াৰ পিছত এটা ट्रीटी साइन करा হয়। सो 1826 में एक बहुत फेमस ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ यंडब्बू, ट्रीटी ऑफ यंडब्बू। ये
एग्जाम के लिए, एटलीस्ट असम के स्टेट एग्जाम के लिए तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट 10-12 साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का, ये ट्रीटी ऑफ यानडब्बू किस में साइन हुआ था, किसके बीच में साइन हुआ था, कब साइन हुआ था, वो साइन में उसके बाद कंडीशन रहेगा कि ट्रीटी ऑफ यानडब्बू में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसमें मेंशन नहीं था। ये लेके हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, 1000 बार ज्यादा बोल चुके हैं, 10-20 बार तो आ चुका है कि नहीं। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानडब्बू ट्रीटी की आसिल की ना, असम हिस्ट्री पढ़िम बारू, एतिया নহয়, এটা जस्ट ऊपर से सिर्फ को जानना है कि ट्रीटी ऑफ यानडब्बू साइन হৈছিল কোন ইয়াৰত 1826, কোন ইয়াৰত 1826, কোন ইয়াৰত 1826 সাইন হৈছিল, ঠিক আছে। আৰু থ্ৰু দিস ট্ৰিটি, এই ট্ৰিটিৰ জৰিয়তে কোন কোন জায়গা অলৰেডি তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ কেপচাৰত আহিছিল, আসাম, আৰাকান, মণিপুৰ। দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এংলো বার্মিজ ওয়ার। ক্লিয়ার। এতিয়া এই যে ট্ৰিটি সাইন হৈছিল, কাৰ মাজত সাইন হৈছিল, এটা এক্সামত আহে। ट्रीटी ऑफ यानडब्बू किसके बीच में साइन हुआ था, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते, लिख लिया इसको, आगे बढ़े। ट्रीटी ऑफ यानडब्बू साइन हुआ था आपका, फर्स्ट लिख लेते हैं ट्रीटी ऑफ यानडब्बू। ट्रीटी ऑफ यानडब्बू কোন ইয়াৰত সাইন হৈছিল, 1826। और कार মাজত সাইন হৈছিল, জেনারেল আর্কিবল্ড ক্যাম্বেল, জেনারেল আর্কিবল্ড ক্যাম্বেল তেখেতে বাৰু ব্ৰিটিছৰ সাইডৰ পৰা আছিল। and Burmese governor, after first Anglo-Burmese war 1826 ট্রিটি অফ ইয়ানডব্বু সাইন হল, কার মাজত সাইন করা হৈছিল, জেনারেল আর্কিবল্ড ক্যাম্বেল আৰু বার্মিজ গভর্নর। क्लियर। सो हम लोग 1826 तक आ चुके हैं, 1826 तक हम लोग आ चुके हैं, हो गल। এই সময়তে আপনার গভর্নর জেনারেল কোন আছিল, লর্ড হেস্টিংস। ইয়ার পিছত গভর্নর জেনারেল কোন আহিব, इसके बाद कौन सा गवर्नर जनरल बहुत फेमस, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक नेक्स्ट गवर्नर जनरल। और तेखते बारू इंडियात बहुत केटामान ভাল ভাল কাম কৰিছে, মানুহজন বেয়া নাছিল, কেটামান ভাল ভাল কাম তেখেতে নিশ্চয়কৈ কৰিছে বাৰু। 1828 এই সময়তে গভর্নর জেনারেল কোন আছিল, উইলিয়াম বেন্টিক, গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল। হ্যাঁ, 1828 লকে কিন্তু 1828 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया इतना हुआ नहीं, ठीक है। 1828, इस 1828 में और एक अच्छा काम हुआ था, राजा राम मोहन राय formed ब्राह्मो समाज। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज फर्म करिले। और ये ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय फर्म करिছিল, ताते किन्तु उइलियाम बेंटिके सपोर्ट करिছিল। हि सपोर्टेड, उइलियाम बेंटिक किन्तु राजा राममोहन रायक सपोर्ट करिছিল।
ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া কোশ্চেন যদি আহে যে প্ৰফেট অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কাক কোৱা হয় প্ৰফেট অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न इंडिया काक कोৱা হয় आंसर होगा अपना राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय को हम लोग प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम से भी जानते हैं क्लियर क्लियर ये राजा राममोहन राय सदाय वेस्टार्न एडुकेशनर फेवरत आसिल माने ভাল পঢ়া শুনাৰ লেভেল যাতে ইণ্ডিয়াত যাতে বঢ়োৱা হয় আৰু গ্লোবাল যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ মানে वेस्टार्न एडुकेशनर যাতে ইন্ট্রোডিউস কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ এডুকেটেড হ'ব এই फेवरत सदाय राजा राममोहन राय आसिल क्लियर और इसके साथ विलियम बेंटिक का रिलेशन इसलिए अच्छा भी था এতিয়া राजा राममोहन राय এই সময় 1820 এই পার্টিকুলার টাইমৰ কথা কৈ আছো বাৰু নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বহুত বছৰ আগৰ পৰা চলি আছিল বাট এই সময়তে যেতিয়া राजा राममोहन राय एक्टिव হল सती प्रैक्टिस इंडिया चले सती प्रैक्टिस কি হয় নিশ্চয়কৈ গম পায় যদি হাজবেন্ড যদি কিবা কাৰণত ঢুকায় तेतिया वाइफ को जिंदा उस हस्बैंड के चिता में जलाया जाता था ये आपका होता सती प्रैक्टिस 1829 इन द ईयर 1829 विलियम बेंटिक banned सती प्रैक्टिस इंडिया जो सती प्रैक्टिस चली आसिल डांगर एक कुसंस्कार चले माने कुसंस्कार हम लोग में चल रहा था इसको बंद करने के लिए आपका विलियम बेंटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल एक स्टेप लिया था और उनको इधर सपोर्ट पूरी फुल सपोर्ट राजा राममोहन राय का मिला था क्लियर है तो राजा राममोहन राय ये सती प्रैक्टिस बैन करने के लिए इनको सपोर्ट किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एग्जाम में हमेशा आता है सती प्रैक्टिस कब बैन हुआ था कौन बैन किया था ठीक है डेट याद रखिएगा यार पिছত नेक्स्ट आही गल 1830 এই সময়তে बिकॉज इंडिया वाज अ वेरी पुअर कंट्री इंडियार जिमानखिनि आमार वेल्थ आसिल गोटेखिनि तो ब्रिटिशे লৈ লৈছিল এই टैक्स এইবিলাক কৰি सो आमार जे इंडियार जे सिटीजन इंडियार नॉर्मल सिटीजनर फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेया आसिल और कोई भी देश ये आज भी आप उठा के देख सकते हैं कोई भी देश का अगर फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है उस देश में मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब ज़्यादा होगा एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग के जो पड़ोसी है पाकिस्तान उनका जीडीपी कम है पूरा आईएमएफ से अलग अलग जगह से वो लोग उधार पे चल रहे मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोल रहा ना मैं इंडिया के फेवर बोल रहा हूँ जो हो रहा है जो फैक्ट है मैं ये बोल रहा हूँ तो उस देश का फिनेंशियल सिचुएशन इतना खराब है तो तब जाके आप देखिएगा उस देश का जो सिटीजन होता है वो रॉबरी चोरी करना मारामारी करना बॉम्बिंग करने ये सब में उतर आता है ऐसा साउथ अफ्रीका का आज के दिन में ऐसा बहुत सारा देश है जहाँ पे आपका शाम के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है बिकॉज नॉर्मली तब आपका पूरा एकदम लूटपाट शुरू हो जाता है जैसे एक देश है टुवालू ठीक है एक नाम सुने होंगे ये सब ऐसा मैं नाम एक नहीं कर रहा हूँ बहुत सारा ऐसा देश है जिसमें आपका फिनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते वो सब देश में ये सब एनार्की बहुत ज़्यादा है कुछ दिन पहले देखिएगा श्रीलंका लास्ट ईयर का बात है श्रीलंका में जब आपका मिलिट्री शासन आ गया था याद है कि नहीं है मिलिट्री शासन आ गया था उधर का प्रेसिडेंट भाग गया ये सब हो गया तो उसमें आपका हालत खराब पेट्रोल पंप जला दिया जा रहा था ये किया जा रहा था मारपीट किया जा रहा था श्रीलंका आपके सामने एक एग्जाम्पल है उसके बाद आपको एग्जाम्पल मिला आपका हसीना बेगम आपका बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रातों रात उनको उधर से देश से हेलीकॉप्टर से भगाया गया और उसके बाद बांग्लादेश का ढाका यूनिवर्सिटी जो इस पूरा अखंड भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी
हुआ करता था, उसको तोड़फोड़ किया गया। मुजीबुर रहमान, जिसको बांग्लादेश का फादर बोला जाता है, बिकॉज वो इनिशिएटिव लिया था ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए, पाकिस्तान से अलग करने के लिए, उसका मूर्ति को जलाया जा रहा है। ये है आपका हालत। और बहुत ज़्यादा रिसेंट नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट, जेनजी प्रोटेस्ट का कारण क्या है इसका? तीनों का देखिए अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन होगा, सब होगा, लेकिन मेन कारण एक ही है, गरीबी। पैसा नहीं है देश में, देश में पैसा नहीं है, यूथ के पास पैसा नहीं है, तो लोग करेगा तो करेगा क्या? खाली दिमाग शैतान का घर होता है, चोरी चमारी पे उतर आता है कि नहीं? और ये हर जगह होगा, जहाँ पे देखिएगा ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा, उस देश में, वो देश कोई भी हो सकता है, बड़ा हो छोटा हो, हर एक देश में ये होना ज़रूरी है, होता भी होता है। ठीक है, जो भी है। आइए 1830 যেহেতু ইন্ডিয়া তেতিয়া অৱস্থা বাৰু একেবাৰে ফিনান্সিয়েলি একেবাৰে বেয়া আছিল, সেই কাৰণে চোৰ চামাৰি বহুত বেছি হৈ আছিল, বাৰু ৰবাৰী বহুত বেছি হৈ আছিল। এই কাৰণে এই ৰবাৰ্টছ চোৰ তেখেতৰ এটা বেলেগ এটা নাম দিয়া হৈছিল। এই আমিৰ খানৰ এটা চিনেমা ওলাইছিল না, থগছ অফ হিন্দুস্তান, চাইছে চোৱা নাই? ফ্লপ হৈছে বাৰু, অমিতাভ বচ্চন আছিল, আমিৰ খান আছিল। ও থগছ অফ হিন্দুস্তান যে আছে, ठग्स मतलब जो सब ये सब चोरी चमारी जो सब ज्यादा करते हैं, तो इस चोर चमार को बंद करने के लिए एक सप्रेशन ऑफ ठग्स, एक लॉ पास किया गया, सप्रेशन ऑफ ठग्स। ऑफिशियली এটা ল পাস করা হল বাই উইলিয়াম বেন্টিক ইন দ্য ইয়ার 1830 ফর সাপ্রেশন অফ ঠগস। ক্লিয়ার হৈ গল? ইয়াৰ পিছত এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ট্যাক্সেশন সিস্টেম কেইটা পালে? এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ট্যাক্সেশন, ব্রিটিশে ইন্ট্রোডিউস করা ট্যাক্সেশন সিস্টেম কেইটা পাইছে এতিয়ালৈকে? কি কি? চাৰিটা, তিনটা, কি কি? हाँ, रायटरी सिस्टम तो बहुत रिसेंट आज पढ़े। हाँ, जमींदारी, उसका नाम तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। दूसरा एक आपका हो गया आज लॉर्ड हेस्टिंग, रायटरी सिस्टम। और एक और नहीं पढ़े? पढ़े थे क्या? और नहीं था? मतलब मुझे जहाँ तक याद आता है, हम लोग दो ही अभी तक टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स लेने का दो ही सिस्टम हम लोग अभी तक पढ़े हैं। एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे, और एक आपका था लॉर्ड हेस्टिंग का इंट्रोड्यूस किया हुआ रायटरी सिस्टम। इतना थर्ड टैक्सेशन सिस्टम इतना आहिब और 1833 এটা নতুন ট্যাক্সেশন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হল। আ নিউ ট্যাক্সেশন সিস্টেম was introduced। नाम की नाम? महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम, ठीक है सर। नतून एक टैक्स इंट्रोड्यूस करा हल जो नाम महलवारी सिस्टम। एग्जाम एबार दुबार नय बहुत बार अहा क्वेश्चन। नेम द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड महलवारी सिस्टम। गवर्नर जनरल नाम कक जे बारे महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर। आंसर की होबो? विलियम बेंटिक। बिकॉज ये सब विलियम बेंटिक के टाइम ही हो रहा है, ये सब है ना। तो विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस महलवारी सिस्टम। इसमें क्या होता था देखिए, महल या महल जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो, इसका मतलब क्या है? किसको इतना नींद आया रे? ये बहुत बड़ा एक जगह को, मान लीजिए ब्रिटिश के अंदर एक बहुत बड़ा जगह है, इस जगह को छोटा छोटा गांव में बांटा जाता था। इसको छोटा छोटा गांव में बांटा जाता था। क्लियर है? छोटा छोटा इसको गांव में बांटा जाता था। तो ये एक गांव है, ये सभी अलग अलग गांव है। ये छोटा छोटा गांव को बोला जाता था महल। ठीक है, अभी पंचायत सीजन तो सबको देखे होंगे, नहीं देखे? ठीक है, फेमस है, अमेज़न प्राइम में है, कभी हो तो देख, अच्छा है सीजन। तो उसमें जो कैरेक्टर है कि प्रधान बोल के कैरेक्टर है। प्रधान, गांव पंचायत होता है, प्रधान एक होता है गांव का, मुखिया एक होता है। उसमें
इलेक्शन होता है, प्रधान जीतता है, ऐसा बात होता है। तो हर एक गांव में जो VCDC जो आया था अभी रिसेंटली, जिसके चलते इतना कुछ चल रहा है अभी कहानी, ये VCDC आपका बेसिकली वही आपका प्रधान का जो सचिव होता है, माने सेक्रेटरी, प्रधान एक होगा गांव का, मुखिया एक होगा, उसका जो सेक्रेटरी होगा उसको बोलेंगे ये VCD सेक्रेटरी। तो ये एक हर एक गांव का एक एक प्रधान फिक्स किया जाता था, प्रधान, ठीक है। और ये महलवारी सिस्टम में ये बोला गया था, ये जो प्रधान हर एक गांव का प्रधान होगा वो अपने गांव से पैसा कलेक्ट करेगा टैक्स का, उसके बाद वो ब्रिटिश सरकार को देगा, समझे कि नहीं। तो बहुत बड़ा जगह को छोटे छोटे गांव में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं महल, स्मॉल विलेजेस लिख सकते हैं, स्मॉल विलेजेस को बोलते हैं महल बोलते थे। तो बहुत सारे छोटा छोटा गांव में उसको डिवाइड किया गया, हर एक महल का एक एक प्रधान फिक्स किया गया, और वो प्रधान का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू कलेक्ट द टैक्स, टू कलेक्ट द टैक्स। टैक्स कालेक्ट करार रेसपन्सिबिलिटी आसिल प्रधान, प्रधान टैक्स कालेक्ट करे ब्रिटिश गवर्नमेंटक दिया आसिल, समझे। तो ये आपका था महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम कहां कहां आपका लागू हुआ था, ये महलवारी सिस्टम कहां कहां लागू हुआ था। जगह का नाम लिख लीजिए, पंजाब, अवध, मध्य प्रदेश, पंजाब, अवध, मध्य प्रदेश, आगरा, आगरा, এই চাৰিটা ঠাইত महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा হৈছিল। क्लियर, ओके। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान उतना ज्यादा मारामारी, मारकाट, ये कैप्चर वो कैप्चर उतना ज्यादा नहीं हुआ था, आदमी डेवलपमेंट पे ज्यादा नजर दिया था, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। यार पिছত 1833 लेके আহিলো, এটা হবে 1835। এতিয়া আহিব বাৰু, কিবা कुछ लिखना बाकी है क्या, हो गया सबका, लिख लीजिए। बाकी को भी लिखने दीजिए, आप तो स्टेनोग्राफी में लिख देते हैं। हो गया, जाते वक्त सवाल पूछेंगे, ठीक है। नहीं बोलने से, एक एक सवाल का आंसर नहीं देने से एक एग रोल फाइन लगेगा। आइए 1835, 1835 1835 इज ए लॉर्ड विलियम बेंटिक जे आसिल, तेखेतर एजन एडवाइजर आसिल, विलियम बेंटिकर एडवाइजर आसिल लॉर्ड मैकॉले। ब्रैकेटत लिखी राखिब पारे आपनालोके, एडवाइजर, एडवाइजर ऑफ विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिकर एडवाइजर आसिल लॉर्ड मैकॉले, और लॉर्ड मैकॉले बारू मेन इंडियात आहिसिल इंग्लिश एडुकेशन प्रमोट करार कारणे। मेन तेखेते बारू किबा गवर्नर जेनेरेल नासिल, एको नासिल, बेसिकली ब्रिटिश अफिशियल, एजन ब्रिटिशर गवर्नमेंटत काम करा एजन अफिशियल, और तेखेते बारू कार आंडारत काम करिसिल, विलियम बेंटिकर आंडारत काम करिसिल। और लॉर्ड मैकॉले मेड English the national language of India। Sorry, national, no, official, national, official language of India। इंग्लिश को वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है।
लॉर्ड मैकॉले एटा मिनिट्स ऑफ एजुकेशन आहिसिल। ये वाला वर्ड अगर कहीं पे आपको दिखे तो समझ जाइएगा मैकॉले ही होगा। मिनिट्स ऑफ एजुकेशन, मिनिट्स ऑफ एजुकेशन बेसिकली क्या था? एक डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा गया था कि हम लोग इंग्लिश को कैसे और अच्छी तरह इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिट्स ऑफ एजुकेशन बोल के इसका एक था डॉक्यूमेंट, और वही लॉर्ड मैकॉले है जो आपका इंग्लिश को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। क्लियर है? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। लिख लिए? ठीक है, आगे बढ़े। लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले को इंडिया का फादर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन জুডিশিয়াল সিস্টেম বুলিও কোৱা হয়। তেখেতক ইণ্ডিয়াৰ ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেম বুলি কোৱা হয়। হোৱাই, কিয় কোৱা হয়? তেখেতক কিয় ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেম বুলি কোৱা হয়? এই যে আজিৰ দিনত যে আমি ইন্ট্रोड्यूस, তেখেতে কি ইন্ট্रोड्यूस কৰিছিল? इंग्लिश तो लैंग्वेज हो गल बारू, जुडिशियल सिस्टम में तो आइन कोर्ट, उसमें इंग्लिश का क्या काम है? आज के दिन में हम लोग जितना भी आईपीसी और सीआरपीसी लॉ देखते हैं, आईपीसी लॉ देखते हैं या सीआरपीसी जो लॉ देखते हैं, ये सब इंडिया में लॉर्ड मैकॉले ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वो क्या इंट्रोड्यूस किया था? आईपीसी और सीआरपीसी लॉ। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रक्षा নাই। हाँ, समझे? समझ गए? आप बोल दिए, मैं समझ गया। इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी ये छोड़ देते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, बेसिकली आईपीसी और सीआरपीसी जो लॉ है, ये लॉ केटा मेनलि बनवार कारण हल क्राइम, कोन क्राइमर कारणे की पानिशमेंट दिया होबो एटू बार आमार इच्छा तो होबो নহয় बस्तुखिनि। सो ताते जो बेलेग एटा लॉ एटा सेक्शन थाके, এই সেকশনত কিবা এটা क्राइमर एगेन्स्टत की पार्टिकुलर पानिशमेंट दिया जाए, ये এই लॉ केटात लिखा থাকে। और ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग बात है और ये लॉ एक अलग बुक है। इसमें आपको कौन सा पनिशमेंट के लिए क्या, आपको कौन सा क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट देना सुइटेबल रहेगा, वो ये सब धाराओं में, ये सब लॉ में लिखा रहता है। बात क्लियर है? और ये कौन इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड मैकॉले। ओके, 1833 অলরেডি এটা বস্তু হল যে আমার লর্ড ম্যাকলে ইংলিশক অফিসিয়াল সরি 1833 মাহালবাড়ি সিস্টেম, 1833 মাহালবাড়ি সিস্টেম, 1835 লর্ড ম্যাকলে অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সড इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इट ऑल ऑलरेडी इधर नेक्स्ट 1833 आको जामलो फिर से एक बार 1833 में आई है, बिकॉज ये ईयर और एक इंपॉर्टेंट कारण से जाना जाता है। 1833 कबो ने की कारण से जाते हैं, लास्ट क्लास में थोड़ा लिखे थे। वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, कल का क्लास का नोट देखिए, लिखा हुआ है उसमें 20 साल बाद ऐसे लिखा है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 এটা চার্টার অ্যাক্ট মানে নতুন একটা আইন ইন্ট্রোডিউস করা হল ব্রিটিশ ক্রাউনে। ব্রিটিশ ক্রাউন, ব্রিটিশ রজা বা ব্রিটিশ রানী এই সময় যে আছিল তেখেতে এটা নতুন আইন ইণ্ডিয়াত ইম্পোজ কৰিলে,
এটোৰ নাম আছিল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833। এই চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 দি দুটা বস্তু ডিসাইড কৰা হৈছিল, बहुत केटा आसिल बट मेनली आम दुटा जानिले होबो बारू। 2 पॉइंट इसमें से डिसाइड किया गया था। पहला है ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज কমপ্লিটলি এন্ডেড। যদি আপোনালোকৰ মনত আছে লাষ্ট যেটা আমি চাৰ্টাৰ এক্ট পঢ়িছিলোঁ 1813, তাতে কি ডিসাইড কৰা হৈছিল? তাতে ডিসাইড কৰা হৈছিল যে ব্ৰিটিছে ট্ৰেড অকল চাইনাৰ লগত এতিয়া কৰিব পাৰে, বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে। चार्टर एक्ट 1813 में लिखा है, देखिए चार्टर एक्ट 1813 में लिखा है ब्रिटिश बेलेग कांट्री ভিতৰত অকল চাইনাৰ লগত খালি ট্ৰেড বিজনেস কৰিব পাৰে, বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত নহয়। আৰু সেকেন্ড কি আছিল? ইষ্ট টি আর ওপিয়াম। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी अकल टी और ओपियमर ऊपर बिजनेस কৰিব, बेलेग कमोडिटी ऊपर बिजनेस কৰিব নোৱাৰে। सो तब तक भी ट्रेड वो कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, लेकिन सिर्फ चाइना के साथ। और उसी के चलते नेपाल के साथ एंग्लो नेपाल वार हुआ टैक्स के चलते। अभी क्या किया, जब देख रहे कि ये लोग साला ज्यादा 2 नंबरी कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पूरा ट्रेड ही बंद कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कोई भी ट्रेड अभी से नहीं कर पाएगा, ठीक है। 1833 चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू एटू डिसाइड करा हल जे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियात आरो कोनो बिजनेस करिब नोवारे। आरो एटा बस्तु डिसाइड करा हल, आरो एटा बस्तु डिसाइड करा एटू हल जे जेटू बारो इमान दिन लेके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करा হৈছিল। लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग, फार्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग। तो फार्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल আছিল वारेन हेस्टिंग 1773 পৰা 1773 পৰা 1833 60 ইয়ার্স লৈকে কিন্তু गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ही অকল উপাধি দিয়া হৈছিল। बट 1833 ये चार्टर एक्ट के थ्रू क्या डिसाइड किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल এই পার্টিকুলার ডেজিগনেশন আর না থাকে, এই ডেজিগনেশন চেঞ্জ করি ডেজিগনেশন হবো গভর্নর জেনারেল অফ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बात क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिखी देंगे, नहीं तो ये भूल जाएंगे, एग्जाम में आएगा। सो ये 1833 चार्टर एक्टर जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल এই উপাধি চেঞ্জ কৰি गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करा हल। एम आई क्लियर? सो अगर आपसे पूछा जाए, इसको चेंज करें, आगे जाए। अगर मैं आपको पूछूं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल कौन आसिल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी गुड। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल आसिल रॉबर्ट क्लाइव, जो आपका बैटल ऑफ पलासी बैटल में टेक पार्ट किया था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल आपका था वारेन हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर इंडिया आपका था विलियम बेंटिक। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? इतना
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करने के बाद ऑब्वियसली निश्चय के डेजिग्नेशन जेहेतु चेंज करा होइसे रोल और रेस्पन्सिबिलिटी निश्चय के चेंज होइसिल হয় না নাই মই এটা স্কুলৰ এসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টাৰ পৰা হেডমাস্টাৰ বনোৱা হয় মোৰ रोल रेस्पन्सिबिलिटी निश्चय के चेंज होबो सो की चेंज होइसिल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब था जब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आसिल तेतियाলৈকে बेंगल प्रोविन्सर ऊपरत अकल बेंगल प्रोविन्सर ऊपरत यार कंट्रोल आसिल बात जेतिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाई दिया हल এই সময়ত ইন্ডিয়াৰ মেইনলি তিনিটা প্ৰভিন্স আছিল তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰভিন্স আছিল কি আছিল বেংগল মানে কলকাতা मद्रास और बॉम्बे सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बनाया गया है तब वो ये तीनों प्रोविंस का वो मालिक हो गया ठीक है तो बाकी जगह का जो मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर जनरल होगा वो इनको रिपोर्ट करेगा समझे बात को ओके तो ये सिर्फ बंगाल का था ये अभी तीनों जगह का और तीन मेन जगह था आपका ये तीनों जगह का वो कंट्रोल करने लगा क्लियर है बात ओके लिखते रहिएगा हाँ कहानी तो चलेगा साथ में लिखते जाइएगा ओके এতিয়া কিমান দূৰলৈকে আহিলো 1833 হৈ গল 1835 লৈকে আহিছিল নহয় মাকাউলি इंग्लिश ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज বুলি বনালে যে 1835 हुआ था अभी आएंगे 1836 मैं एकदम सीरियली आ रहा हूँ हाँ बिकॉज ये हिस्ट्री है मैं अपने से अगर कुछ आपका इधर उधर तामझाम ज़्यादा करूँगा तो हिस्ट्री नहीं रहेगा वो रिपब्लिक टीवी का न्यूज़ बन जाएगा ठीक है सो 1836 এই নামটো জানা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট कल जाना নহয় মনত ৰাখা ইম্পৰ্টেণ্ট चार्ल्स मिटक्लेफ याद कीजिए लॉर्ड वेलेस्ली बोल के गवर्नर जनरल आया था याद है वो किस लिए उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा था तो आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो आप लोग घर में ना कुछ हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन कुछ खाइए कल का पड़ा हुआ चीज आज भूल जाते हैं नेपोलियन को हराया था और बहुत ही खतरनाक आदमी था इंडिया में आते ही वो पहला काम क्या किया था प्रेस को बंद कर दीजिए प्रेस ज्यादा उछल रहा था तो प्रेस को बंद कर दीजिए बोलती बंद कर दीजिए प्रेस तब से बंद था ये जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जेतिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हल यार সময়ত আৰু এজন মানুহ আহিল তেখেতে বাৰু এজন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল আছিল নাম আছিল চাৰ্লছ মেটক্লেফ তেখেতে আহি আকৌ প্ৰেছক এটা চালু কৰিলে আকৌ फिर से प्रेस को चालू कर दिया समझे कि नहीं तो ये आने के बाद एक फिर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ वर्नाकुलर देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जेतिया लिखिছে আপোনালোকে তাতে এটা ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট লিখা আছে এই ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্টে দি ব্যান কৰা হৈছিল আৰু চাৰ্লছ মেটক্লেফে আহি তো কি কৰিলে এটা আকৌ সেম ভাৰ্নাকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট দিলে আৰু ৰিমুভড দা ৰেষ্ট্ৰিকশন যিমানখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশন লগোৱা হৈছিল প্ৰেছৰ ওপৰত ৰিমুভ কৰিলে ৰিমুভড দা ব্যান অন প্ৰেছৰ ওপৰত যিমানখিনি ব্যান या ৰেষ্ট্ৰিকশন আছিল গোটেইখিনি উইথড্ৰ কৰিলে ক্লিয়াৰ এটোৰ কাৰণে লিবারেটর অফ প্রেস ইন ইন্ডিয়া লিবারেটর অফ প্রেস ইন ইন্ডিয়া लिबरेटर माने लिबर्टी माने स्वाधीनता फ्रीडम प्रेस को इंडिया में कौन लिबरेट किया था कौन प्रेस को फ्रीडम दिया था तो बोला जाता है हु इज फेमसली known as liberator of press in India आंसर होगा अपना चार्ल्स मेटक्लेफ तेखेतक liberator of press in India বুলি কোৱা হয় বস্তুখিনি বুজি পালে না নাই এতিয়া
चार्ल्स मेटक्लेफ इंडिया ताही प्रेस को आजाद किया, ब्रिटिश सरकार इसको आजाद कर दिया, बुला लिया अपने देश। तो तुमको कौन बोला था ये सब करने के लिए? तो ही वॉज आस्क्ड टू रिटर्न बैक टू इंग्लैंड, वो फिर से अपने ब्रिटेन में, इसके बाद वो रिटर्न चला गया, ये किया। उसके बाद he was asked to return ব্রিটেন। আকৌ ইয়াক ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশন আহি গ'ল, जिसको भेजिए, बहुत ज़्यादा कर लिए, ये सब क्या करने गया इधर, ठीक है, হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত উইলিয়াম বেন্টিক গ'ল, গোটেইখিনি গ'ল। এতিয়া আহিল আপোনাৰ লৰ্ড অকলেণ্ড, এতিয়া আহিল আপোনাৰ লৰ্ড অকলেণ্ড। जा सकते आगे, देखो लॉर्ड ऑकलैंड, नाम सुने थे इनका? लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। देखिए 1839 1842 যেতিয়া অকলেণ্ড ইণ্ডিয়াত আহি পালে এজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মোটামুটি মেজৰ পোৰ্শন মাৰাঠা, মোগল, মাইচুৰটো অলৰেডি কেপচাৰ্ড, ফাৰ্ষ্ট এংলো মাইচুৰ ৱাৰ অলৰেডি হৈ গৈছিল। চ' 50% অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ অলছ' কেপচাৰ্ড, বাৰ্মাৰ বহুতখিনি গ'ল। আৰু শিখ ৰিজনৰ লগত অলৰেডি এটা কোহিনুৰ ডায়মণ্ড লৈ এটা ভাল এটা ৰিলেশ্যন, মোটামুটি এটা বেয়া নহয় আৰু ভাল এটা ৰিলেশ্যন আছিল। তো अभी ऑकलैंडे भाविले इतना अभी करे तो करे क्या, सब कुछ तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, तो मेरा नाम गोल्डन वर्ड में कैसे लिखा जाएगा, मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि मेरा नाम नेक्स्ट जनरेशन को पता रहे। এই কারণে অকল্যান্ড ডিসাইড কৰিলে যে আই উইল ট্রাই টু ইনভেড আফগানিস্তান। ऑकलैंडे भाविले बाकी तो हो गल, इंडिया तो मोटा मोटी कवर, अभी मैं अफगानिस्तान को अभी मैं कॉन्कर करूंगा। ही planned to conquer আফগানিস্তান। অবভিয়াসলি যে আফগানিস্তান মই ইয়াতে মেনশন কৰিলো বাৰু ঠিকে আছে, বাট এই সময়ত কিন্তু আফগানিস্তান ওয়াজ আ পার্ট অফ ইন্ডিয়া। এই ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন যদি আপনি ভালকে যদি আমি এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পঢ়িম বাৰু, আমি অবভিয়াসলি হিস্ট্রি আমার মডার্ন পার্টৰ পৰা স্টার্ট কৰিছোঁ, বাট যদি সিকুৱেন্স দেখা যায় ऑब्वियसली एंशिएंटों पर स्टार्ट करने लगे, देन मेडिएवल, देन मॉडर्न, बट एंशिएंट हम लोग बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आप लोग को स्टोरी कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे इंदास वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, एक गोटेकेटा मोटा मोटे पाकिस्तान इंदास वैली, इंदास नदी साइड में हुआ था। तो ये अफगानिस्तान भी एक टाइम में इंडिया का ही अखंड भारत का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अफगानिस्तान में एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो आज के दिन में भी है, वो है उसमें आपका प्लेन रास्ता कम है, हिली एरिया ज़्यादा है, हिल्स ज़्यादा है, वो भी स्मूथ हिल्स नहीं। मतलब बहुत, अगर আজিৰ দিনত আমি যদি শিলং যাব বিচাৰোঁ, অবভিয়াসলি হিলি एरिया, बट रास्ता धुनियाके बनवा আছে, ठीक है, गैंगटॉक बोले कहीं पे भी जाते हैं, आज के दिन में रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ था, उस टाइम में ऐसा सुविधा नहीं था, बहुत हालत ख़राब था हिली एरिया का। तो इसीलिए अफगानिस्तान में कोई भी अटैक करने का साहस नहीं करता था, बिकॉज जिस जगह पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो जगह को आप कैसे कॉन्कर करेंगे, कैसे उसको कैप्चर करेंगे, कहाँ से गोली आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। सेम चीज़ हुआ था ऑकलैंड के साथ। ऑकलैंड बिना कुछ सोचे, बिना प्लानिंग किए चले गए अफगानिस्तान के साथ मारामारी करने। उधर तालिबान और अफगानी थे, इधर उधर से गोली मारे, हालत खराब करके भेज दिए। सो अफगानिस्तान वॉज नेवर कैप्चर्ड, अफगानिस्तान केতিয়াও कैप्चर हुआ नासिल, এই আফগানিস্তান পোর্শন কিন্তু কেতিয়াও ক্যাপচার হওয়া নাই। এই যে আফগানিস্তান যে গৈছিল বাৰু ক্যাপচার কৰাৰ বাবে सक्सेसफुल हुआ नहीं, नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। अभी क्या होता है, हम लोग में भी ये चीज़ होता है कि मैं अगर मान लेते कोई एक बिजनेस शुरू करने जाता हूँ, तो बिजनेस शुरू करने के टाइम मेरे रिलेटिव, दोस्त, कोई भी
whosoever, जिसको मैं वेल विशर मानूंगा, वो मुझे सपोर्ट करे ना करे, लेकिन अगर वो इनिशिएटिव फेल हो जाएगा, बोलने के लिए जरूर आएगा, ए भाई तुम दुकान कैसे खोल दिए, तो फेल होना ही था, तुम एक स्टेशन मास्टर होकर दुकान खोलते हो। क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा आदमी रहेगा। तो ये जो उनका इनिशिएटिव था, ये जो उनका एक प्लानिंग था टू कॉन्कर अफगानिस्तान, ये बहुत जब बुरी तरह फेल हो गया, जब वो फिर से अपने जगह इंडिया में आए, उसको बोला गया ये इससे ज्यादा मूर्ख माने फुलिश नहीं है, तो इसको बोला जाता था ऑकलैंड्स फॉली। ऑकलैंड्स फॉली माने, फॉली माने ऑकलैंड और बचपना, ये उसका बचपना था कि मैं बिना कुछ सोचे अफगानिस्तान कॉन्कर कर लूंगा, जो कि संभव नहीं था। तो इट वाज ऑकलैंड्स फॉली। बात समझे? इतिहास 42 लेके आए बोलो, ऑब्वियस बात है, इसमें और बोलने का कोई जरूरत नहीं है। कोई आदमी प्रेस को लिबरेट करता है, ब्रिटिश सरकार उसको फ्रीडम दे देता है। ये तो पूरा अफगानिस्तान में जाके हार के आ गए, इसको कहा इंडिया में रखेगा, तुरंत इसको बुला लिया गया, आओ तुम घर आओ, हो गया तुम्हारा काम खत्म। यार पिछोत लिखले सब कोई, यार पिछोत अपना नेक्स्ट गवर्नर जनरल আহিল, यार पिछोत नेक्स्ट गवर्नर जनरल আহিল हेनरी हार्डिंज। यार पिछोत नेक्स्ट गवर्नर जनरल আহিল हेनरी हार्डिंज। 1845 1846 हार्डिंज जेतिया इंडियात আহিল, ই আকৌ सेम ऑकलैंडर निचिना सेम कथाई भाविले, अरे मैं आया, मुझे भेजा गया, लेकिन मैं इतना की करिम, गोटे मोटामुटी इंडिया तो बारू 80% कैप्चर्ड, मैं इतना की कैप्चर करिम, कैप्चर करने के लिए मेरे पास कोई रहा ही नहीं सिवाय एक जगह के, वो क्या था, सिख। उसमें तो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था, कैप्चर तो नहीं हुआ था, कोहिनूर देके हाँ ठीक है, तो वो तो बहुत पुराना बात है। तब तक वो जो राजा था रंजीत सिंह, वो मर भी गया है। तो मेरे पास, मुझे तो भी तो कुछ दिखाना होगा, अफगानिस्तान तो जाएंगे नहीं, मेरे आगे वाला गलती करके गया है, बार्मा ऑलरेडी आधा आधी कैप्चर हो चुका है, बाकी जगह तो ऑलरेडी कैप्चर है। तो ये आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर याते होल, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाज फॉट। तब तक तेतियाলৈকে बारू रंजीत सिंह किंतु ऑलरेडी तेतियाলৈকে नासिल बारू। रंजीत सिंह नाम मैं क्यों मेंशन कर आसो, बिकॉज যদি আপোনালোকৰ মনত থাকে, এই যে ট্ৰিটি অফ অমৃতসৰ যে সাইন হৈছিল, কোহিনুৰ হীৰা যে ব্ৰিটিছক দিছিল, এইটো ৰঞ্জিত সিঙে দিছিল। তো ৰঞ্জিত সিং এইটো খোৱা বাৰু বহুত বছৰ হৈ গ'ল, মানুহজনে বাৰু বুঢ়া হৈ ঢুকাইছে আৰু এতিয়া নাই, আৰু रंजीत सिंह নাই। अभी जो सिख का राजा हुआ करता था नॉर्थ इंडिया लिख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया, এই সময়ত নর্থ ইন্ডিয়া সিখ কিংডম আছিল, মানে সিখ রাজার আন্ডাৰত আছিল সিখ কিংডম। নর্থ ইন্ডিয়া মানে সিখ কিংডম ওয়াজ রুলড বাই, এতিয়া এই সময়ৰ ৰজা কোন আছিল, was ruled by Dilip Singh। दिलीप सिंह এই সময়ত रजा आसिल, रंजीत सिंह किंतु नासिल। ठीक है, तो ऑब्वियसली हालत खराब हो गया, हारने वाला था अभी सिख किंगडम, कुछ उपाय नहीं है। ऑलरेडी 50% ऑफ सिख किंगडम कैप्चर, Sikh kingdom was easily captured, 50% of Sikh kingdom was captured। নর্থ ইন্ডিয়া মোটামুটি 50% ক্যাপচার হৈ গৈছিল বহুত ইজিলি, কোনো প্ৰব্লেমে হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত দিলীপ সিং ভাবিলে যে কি দিগদাৰ, এতিয়া তো আৰু অৱস্থা নাই, ক'ত যাম আৰু এতিয়া। সো লগে লগে सरेंडर किए और एक ट्रीटी साइन कर लिए। ट्रीटी का नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम लाहौर
was a part of North India. Pakistan was a part of India. সেই সময়ত নর্থ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট আছিল লাহোৰ, লাহোৰত টিটি সাইন কৰা হৈছিল, এই কাৰণে টিটি অফ লাহোৰ। 50% অলৰেডি শিখ কিংডম কেপচাৰ কৰা হৈছিল। ক্লিয়াৰ? ক্লিয়াৰ? সেইটো কোন ইয়াৰত হ'ল? 1846, হেনৰি হাৰ্ডিঞ্জ। হেনৰি হাৰ্ডিঞ্জ। ক্লিয়াৰ? হেনৰি হাৰ্ডিঞ্জ টেনিয়ৰ শেষ, হেনৰি হাৰ্ডিঞ্জ ওলাই গ'ল। আফটাৰ হেনৰি হাৰ্ডিঞ্জ নেক্সট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোন আহিল? ভেৰি ফেমাস নেম, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी। कॉर्नवालिस बुरा होके उधर चला गया, अभी फिर से कॉर्नवालिस को लेके आएंगे। लॉर्ड डलहौजी, हेनरी हार्डिंज যোৱাৰ পিছত নেক্সট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোন হ'ল? लॉर्ड डलहौजी। আকৌ सेम কথা, डलहौजी आहार पिछत पाले से क्या कैप्चर करेंगे? सब तो कैप्चर हो गया है। बाद में उसका नजर गया है कि सिख किंगडम जो हार्डिंज जस्ट अभी अभी 2-3 साल पहले आधा 50% कैप्चर किया था, उसका 50% मैं अपने नाम कर सकता हूं। तो फिर अगेन 1849 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, लॉर्ड डालहौजी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर करिले और सिख किंगडम वाज कैप्चर्ड। सिख किंगडम माने कंप्लीट नॉर्थ इंडिया वाज कैप्चर्ड। ये वाला साल वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल को बड़े बड़े अक्षर में लिखिए, 1849। ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अगर आप थोड़ा अभी दिमाग लगा के देखेंगे, आज के दिन में जो इंडिया है, आज जो इंडिया का मैप है, उस इंडिया का मैप में আজিৰ দিনত যেটো ইণ্ডিয়াৰ মেপ যদি আপুনি চায়, মুঘল, মাৰাঠা, মাইছৰ অলৰেডি ডিফিটেড, এই জায়গাখিনি অলৰেডি ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত আছিল। শিখ কিংডম আগত 50%, নেক্সট আকৌ 50%, মানে কমপ্লিট এই শিখ ৰিজন আন্ডাৰত আহি গ'ল। থাকিল বাৰু বাৰ্মা, বাৰ্মা ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ 1826 ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু 50% কেপচাৰ হ'ল। এই 50%ত আসাম, মণিপুৰ এইবিলাক আছিল। মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আজিৰ দিনত থকা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেপচাৰ্ড। বাকি যিমানখিনি আছিল 50%, এইটো বাৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আজিৰ দিনৰ মেপৰ বাহিৰত। बर्मा का पार्ट हुआ करता था, उस मतलब अभी बर्मा का पार्ट है। तो 1849 ये जो साल है, 1849 ये जो पर्टिकुलर ईयर है, इस ईयर में इंडिया का हर एक सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट तब ब्रिटिश का अंडर था। इन द ईयर ऑफ 1849 आप बोल सकते हैं हर एक नुक्कड़, हर एक चौराही, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। समझे? that is why 1849 is a very very remarkable year. okay, এতিয়া 1849 আহাৰ এবছৰ আগত 1849 is a remarkable year. रीजन लिख लीजिए, बिकॉज इस टाइम 1849 से 1849 পৰা ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো সিটি, যিকোনো টাউন, যিকোনো ডিস্ট্রিক্ট was under the control of British power। बात हुआ क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े 1848, एक साल पहले जाते हैं फ्लैशबैक में। 1848 another remarkable year, 1848। why remarkable? लॉर्ड डलहौजी পাষ্ট এটা ল পাছ কৰিলে। কি নাম আছিল?
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बोलिए क्या था ये तो बोलना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था बोलिए। नहीं चलो आराम, हाँ डॉक्ट्रिन অফ ল্যাপস আছিল যে নতুন এটা ল পাছ কৰা হ'ল, নতুন এটা আইন পাছ কৰা হ'ল, যি আইনৰ জৰিয়তে এইটো ইনফরমেशन दिया हो जे कोनो रजार, कोई राजा का अगर लड़का नहीं है माने राजपुत्र प्रिंस, तो वो जगह ब्रिटिश अपने कैप्चर में ले लेगा। समझे, राजा का एक लड़का होना पड़ेगा, अगर लड़की है तो वो जगह ब्रिटिश ले लेगा, लड़का है तो वो जगह रखेगा। ठीक है, तो ये आपका जबरदस्ती का एक लॉ पास हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिस राजा का सन नहीं है, लड़का नहीं है, वो जगह ब्रिटिश ले लेगा। उसके चलते जो जो जगह कैप्चर हुआ था वो नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सर जरिए 1848 अपना 17 বুলি এটা কিংডম আছিল, এইটো ক্যাপচার হল 17। এই 17 কিংডম কত আছে? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका 17 बोल के किंगडम हुआ करता था, जिनका कोई प्रिंस नहीं था, राजकुमार नहीं था, वो जगह को ब्रिटिश अपने कैप्चर में ले लिया फर्स्ट। नेक्स्ट 1849 जैतपुर एंड संबलपुर एंड जैतपुर कोथा से उड़ीसा किंगडम आसिल जैतपुर और संबलपुर 1849 कैप्चर होल। नेक्स्ट 1852 उदयपुर, ऑब्वियसली जाने आप लोग उदयपुर कोथा से राजस्थान। यार पिछोत 1853 झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाम तो सुने होंगे। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ब्रिटिशर लगत जे युद्धत आसिल बा युद्धत आहिसले मेनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये कारण के चलते उनका किंगडम उनसे लिया जा रहा था, उनका राज उनसे लिया जा रहा था। एटो कारणे बारू तेखेते युद्ध करिছিল। नेक्स्ट हल 1854 नागपुर। এই ইয়ার কেটা মনত রাখা, লগতে জায়গা কেটার নাম, কোন কোন প্লেস কোন ইয়ারত ডক্ট্রিন অফ ল্যাপ্সৰ জৰিয়তে कैप्चर करा হৈছিল। ईयर और नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यकीन ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। 1856 अवध, 1856 कैप्चर करा होल अवध। अवध कोथा से? लखनऊ। तो ये आपका कुछ जगह का नाम है जो आपको याद रखना है। अभी इसमें एक बात है, मिस्टीरियसली एक बात है, मिस्ट्री से नहीं, आपको उसको यूनिकली याद रखना है। ये वाला जगह और ये वाला जगह, बाकी तो याद करेंगे ही, ये दोनों ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन है যে ডক্ট্রিন অফ ল্যাপ্সৰ জৰিয়তে ফার্স্ট কোন কিংডম कैप्चर करा, फर्स्ट कौन किंगडम आसिल? आंसर होगा 17 1848। ये सबसे पहला किंगडम ये था। और इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कंडीशन क्या था कि अगर आपका कोई प्रिंस नहीं है, राजकुमार नहीं है, তেতিয়া বাৰু कैप्चर करा होगा। बाट अवधर किंतु राजकुमार आसिल, तथापि क्यों कैप्चर करिছিল? लागे अवध तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोला था मिस एडमिनिस्ट्रेशन माने भालके एडमिनिस्टर কৰিব পৰা নাই। এই সময়ত যি সময়ত এটো ডক্ট্ৰিন অফ ল্যাপ্সে দি অৱধ ক্যাপচাৰ কৰা হৈছিল, এই সময়ত
अवध और नवाब, नवाब ऑफ अवध कौन আছিল? नवाब ऑफ अवध कौन আছিল? वजीद अली शाह। वजीद, ये नाम तो जाना किंतु मनो रखा बहुत इंपॉर्टेंट। जिस टाइम ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अवध को कैप्चर किया गया था, उस टाइम अवध का नवाब कौन हुआ करता था? नवाब वजीद अली शाह। क्यों उनसे लिया गया था? राजकुमार नहीं था इसलिए नहीं, राजकुमार था। क्यों लिया गया था? बिकॉज बोला गया था कि आप अपने जगह को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अभी से रूल करेंगे। ठीक है, दिस वॉज द ओनली किंगडम, ये एकमात्र किंगडम है जिसको मिस एडमिनिस्ट्रेशन के चलते लिया गया था, बाकी सबको लिया गया था, राजकुमार नहीं था इसलिए। क्लियर? बोरिंग लगी इसने की? ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।